तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। और चर्चा के तहत अब हमारा विषय है बांग्लादेश, चीन में गिरफ्तार संबंधों में रार। संदर्भ यह है कि बांग्लादेश जहां पर कुछ समय पहले तख्ता पलट हुआ, तथाकथित छात्र आंदोलन के माध्यम से शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया। मशहूर अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार अस्तित्व में आई और उस अंतरिम सरकार के अस्तित्व में आने के साथ बांग्लादेश में नई शुरुआत का दावा किया गया। उम्मीद की जा रही थी कि यह सरकार वातावरण ठीक करेगी और नए चुनावों के माध्यम से लोग एक नई सरकार को चुनेंगे, पर नए चुनाव की नौबत आ नहीं रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो सरकार अस्तित्व में आई है वो लगातार अपने कार्यकाल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बीएनपी जो वहां का दूसरा प्रमुख राजनीतिक दल है वो लगातार मांग कर रहा है चुनाव की, पर चुनाव तो हो नहीं रहे, पर उसके स्थान पर तनावपूर्ण वातावरण वहां पर जरूर बन रहे हैं। अब जो ताजा मामला है वो ताजा मामला ये है कि बांग्लादेश जिसके निर्माण में भारतीयों ने अपना खून और पसीना जमकर बहाया था। लोग भूले नहीं होंगे कि 1971 में किस तरीके से भारतीय सैनिकों की बहादुरी ने बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने में महती भूमिका निभाई थी। उन तमाम उस समय के पाकिस्तानियों को याह्या खान की सरकार के जुल्म से मुक्ति दिलाई थी जो त्राही त्राही कर रहे थे, पर वही बांग्लादेश उस बात को शायद भूल गया है। बांग्लादेश में इस समय चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, हत्याएं की जा रही है, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और जो कोई इन हमलों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है उनके मुंह बंद करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक नाम है चिन्मय दास जी का, प्रभु चिन्मय दास। वह जुड़े हुए इस्कॉन नाम की संस्था से, वो इस्कॉन नाम की संस्था से जिसको प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा 1966 में स्थापित किया गया था। वह संगठन जो कृष्ण भक्ति के माध्यम से मानव चेतना के उत्थान के लिए समर्पित है, वह संगठन जिसके आकर्षण से बंधकर देश दुनिया के जाने कितने ही लोग कृष्ण भक्ति में रम गए हैं और अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। वह इस्कॉन जिसकी पूरी दुनिया में तकरीबन 1000 से अधिक केंद्र हैं, यहां तक कि पाकिस्तान में भी 12 इस्कॉन मंदिर मौजूद हैं। उस इस्कॉन मंदिर के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, तमाम हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। इसी क्रम में उबाल है इस बात को लेकर कि प्रभु चिन्मय दास पर न केवल आरोप लगाए गए बल्कि उन पर राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगा दिए गए। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के साथ साथ उन्हें जमानत देने से इनकार भी कर दिया गया। भारत सरकार ने इस पर ऐतराज जताया और भारत सरकार ने इस बात पर क्षोभ जताया है कि जो लोग हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं उनके खिलाफ तो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, पर जो शांतिपूर्ण तरीके से इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके मुंह बंद करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बांग्लादेश ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, नाराजगी जताई है भारत की प्रतिक्रिया पर। वो कहा है कि आपका यह बयान अस्वीकार है और यह हमारी दोस्ती के विपरीत है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि केवल बयानों से हम बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की हिफाजत कर लेंगे या भारत सरकार के स्तर पर और किसी बड़े कदम की जरूरत हम महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में विनोद बंसल जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। हिंदुओं के हितों के संदर्भ में जब बात आती है विश्व स्तर पर तो हमारे साथ में विनोद बंसल जी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर होते हैं, वो हमारे साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त जे सोढ़ी साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार है, रक्षा मामलों के जानकार है। समझने की कोशिश करेंगे उनसे भी कि आखिर वहां के हालात क्या हैं। और साथ ही मुस्लिम समुदाय का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में जमीर अहमद खान साहब होंगे, अध्यक्ष हैं जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव के। पर पहली बातचीत विनोद बंसल जी से। दर्शक की भूमिका में है विनोद जी, विश्व हिंदू परिषद, या कुछ और करने का मन है, कुछ और कहने का मन है और कुछ कर दिखाने का मन है, और जो हिंदुओं के हित की सरकार देश में है उससे भी आपकी कुछ उम्मीद है? विनोद जी। हिमांशु जी, निसंदेह देखिए ये बड़ी दुखद और गंभीर परिस्थितियां इस समय हैं और संपूर्ण विश्व जो है उसको टकटकी लगाए इसको देख भी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि हम न तो यहाँ से कुछ कर पा रहे और न ही वर्ल्ड कम्युनिटी इस बारे में कुछ कर पा रही। समझ में नहीं आता कि आखिरकार छोटी छोटी बातों को लेकर के जो वैश्विक संगठन बनाए हैं, यूएनओ ने भी एक यूएनएचआरसी बनाया है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन जी, वो कमीशन की तरफ सोया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस कहाँ है, उसके सेक्रेटरी जनरल का कोई आज तक कोई बयान नहीं आया। लगातार हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हो रही हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है और घर दुकान और प्रतिष्ठानों को आग लगाई जा रही है।
और तो और देखिए, जो हिमांशु जी, इस्कॉन जैसी संस्था जी जिसके बारे में किसको नहीं पता कि वर्षों से आप देखिए, न सिर्फ वो आपकी स्वतंत्रता के आंदोलन में तो चलो भारत ने भूमिका निभाई, लेकिन उसके बाद जितने भी सेवा के काम जो है, भूखे लोगों को वहां पर निःशुल्क भोजन कराने का काम, कितने वर्षों से लाखों लोगों को प्रतिवर्ष प्रतिदिन भोजन कराने वाले जो ऐसी संस्था है, जी और वो उसका काम सिर्फ और सिर्फ मतलब लोगों को शांति, उनके कल्याण की बात करना और वहां के स्थानीय लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए हर तरह का योगदान देना। ऐसी जो इस्कॉन के जो पूज्य संत हैं, उन पूज्य संत के ऊपर एक राष्ट्रद्रोह का केस झूठा लगा करके, और ऊपर से अभी जो जानकारी मेरे को मिली है आज ही अभी थोड़ी देर पहले, वो ये कि वहां के अटॉर्नी जनरल ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए भी प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में दिया है। जी ये बड़ा गंभीर मामला है, और इसको लेकर के मुझे लगता है कि अभी वर्ल्ड कम्युनिटी को तुरंत जागना पड़ेगा। भारत सरकार की जो सीमाएं वो हम समझ रहे हैं हिमांशु जी। देखिए, सरकार कोई भी हो, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि एक संप्रभु देश है, वो चाहे भले हमने ही स्वाधीन कराया, या चाहे मैं कहूं कि मैं वो देश है जहां पर के कभी माँ भारती का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, और ये वो देश है जिसके के कण कण में और रोम रोम में, जगह जगह पर और कोने कोने में माँ काली की जय जयकार गूंजती थी। और आप देखिए कि जब धर्मांतरण, जो स्वामी विवेकानंद का वाक्य भी मुझे स्मरण आता है बार बार, जी कि जब धर्मांतरण जो है राष्ट्रांतरण को बढ़ावा देता है, और राष्ट्रांतरण अमानवीयता को बढ़ावा देता है। और आप देखिए कि उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति हिंदू तो छोड़ के जाता है, तो ये मत समझिए कि हिंदू कम हो गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके साथ में 50 हिंदुत्व के दुश्मन खड़े हो गए, हिंदू समाज के दुश्मन खड़े हो गए। तो ये जो उन्होंने जो बात कही थी उस समय हमें अकल्पनीय लग रही थी, आज वो कल्पना जो है ना साकार हो रही है। हम देख रहे हैं कि हमारी जमीन का टुकड़ा, हमारी माँ भारती का एक अभिन्न हिस्सा, न सिर्फ माँ भारती से अलग हुआ, बल्कि उसकी संस्कृति, उसकी जीवन मूल्य और उनकी जो अपने महापुरुष थे, उन सबसे अलग हो गया। ये जो है ना, वो इस्लामिक कट्टरपंथ ने उनको इस तरह से ग्रिप में बांधा हुआ है हिमांशु जी, कि वो आज जो है ना, वो जिहादियों की जन्नत बन गया है, और वो अफगानिस्तान की राह पर जा रहा है। तो मेरा सवाल आपसे है विनोद जी, कि भाई देश में एक मजबूत सरकार है, मजबूत नेतृत्व है, ये भरोसा पैदा करने की कोशिश सतत रूप से की गई है कि अब सनातन संस्कृति सुरक्षित है, सनातन धर्म सुरक्षित है। पड़ोसी मुल्क में सीधे तौर पर अनाचार अत्याचार हो रहा है उन हिंदुओं पर, उन सनातन धर्मियों पर। खबरें आ रही हैं कि हाथ में रक्षा सूत्र देखते ही हमले कर दिए जा रहे हैं। क्या विनोद बंसल जी की भारत सरकार से अपेक्षा है कि वो कुछ दृढ़ता पूर्वक संवाद करे, कुछ इस तरीके से बात करे जिससे पड़ोसी मुल्क को समझ में आए? उसके सामर्थ्य और भारत के सामर्थ्य में बड़ा अंतर है, ऐसा बताया जाता है। क्या हम केवल लाचारी के साथ देखते रहेंगे वहां पर हो रही इस अमानवीयता को? हम ऐसे ही बेबस बने रहेंगे? उस दौर में 1971 में इंदिरा गांधी ने सीधी कार्रवाई कर दी थी। क्या बांग्लादेश को यह एहसास कराने की जरूरत है कि हमारे सैनिकों का वही साहस और वही शौर्य और वही राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार की बरकरार है जो उस समय कार्रवाई कर सकती है, तो वो अभी भी कर सकती है? सवाल है। नहीं हिमांशु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, आज की डेट में कोई लाचार सरकार नहीं है, कोई पंगु सरकार नहीं है, किसी के टुकड़ों पर पलने वाली सरकार नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हमें इस बात का गर्व है कि भारत में एक सशक्त नेतृत्व है, और वो नेतृत्व शुरू से ही उस स्थिति को न सिर्फ देख रहा है, बल्कि उस पर टाइम टू टाइम रिड्रेसल भी कर रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि वो शायद वो हम नहीं कर पाए जो अभी तक हो जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जो कूटनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं सरकार की, हमारे कल अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री माननीय बजरंग बागड़ा जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, आपने देखा होगा। उसमें वाकायदा इस बात का जिक्र भी किया है कि भारत सरकार ने यद्यपि कुछ कार्रवाई की है, लेकिन वो अभी अपूर्ण और अधूरी है। जब तक हिंदुओं को न्याय नहीं मिलेगा, वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक वो सब चीजें एक कागजी लिफाफा ही माना जाएगा। औपचारिकता रह जाएगी। विनोद बंसल जी इत्तेफाक रख रहे हैं, उनका मन भी कहीं ना कहीं इस वेदना के साथ है कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमें कर गुजरना चाहिए। पर क्यों नहीं कर पा रहे? तो इसे समझाने के लिए सोढ़ी साहब हमारे साथ में है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझते हैं, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की जो कूट रचना है उसको भी समझते हैं। सोढ़ी साहब थोड़ा रोशनी देंगे, क्या चल रहा है इस समय बांग्लादेश में, और बांग्लादेश सीधा पंगा क्यों ले रहा है?
स्पष्ट तौर पर है वो जो कुछ कर रहा है उससे भारत के साथ रिश्ते दोस्ती से दुश्मनी की ओर जा रहे हैं। क्या यही उसका उद्देश्य है? डॉक्टर हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विस्तार को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1947 में जब पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा तब वो दो हिस्सों का एक देश था। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का वर्तमान समय का पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जो आज के समय का बांग्लादेश है। और 1951 में पाकिस्तान में पहला सेंसस हुआ और ये आंकड़े निकल गया पाकिस्तान में कि वेस्टर्न पाकिस्तान में जो हिंदुओं की तादाद है वो 3.44% है और ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं की जो संख्या है वो 23.20% है। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया, बट गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश उभरे। अब जो ये पाकिस्तान था, जो पहले वेस्टर्न पाकिस्तान था, उसमें 1972 में सेंसस हुआ और वहां पे हिंदुओं की संख्या 3.25% थी, यानी कि हल्की सी घट गई। बांग्लादेश में 1974 में पहला सेंसस हुआ, उस देश में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा घट के 14.60% हो गई। और जो आखिरी सेंसस हुआ पाकिस्तान में 1998 में हिंदुओं की संख्या बढ़ के 3.7% हो गई और बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या और घट के सिर्फ 9.60% रह गई। हमने देखा कि 1947 से लेकर आज तक अगर पाकिस्तान में किसी भी हिंदू पे हमला होता है, अत्याचार होता है, मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज आती है, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। किसी भी देश को किसी भी मजहब पे कोई हाथ उठाने का हक नहीं है। लेकिन विडम्बना की बात यह है डॉक्टर साहब, 1947 से लेकर आज तक, आज मतलब 5 अगस्त तक, जब तक शेख हसीना को सत्ता से भगा दिया गया, तब तक बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा था, पाकिस्तान से ज्यादा अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश में, हम किसी ना किसी कारण से हम बांग्लादेश के बारे में बोल नहीं रहे थे। लेकिन ये भांडा फूटा 5 अगस्त को जब शेख हसीना भागी, उसके बाद जो ये चीजें सामने आई, ये आंकड़े सामने आए, ये हकीकत सामने आई कि हम इतने दशकों से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचारों पे चुप क्यों थे। तो सबसे पहली बात तो हमें अपने अंदर झांकना होगा कि जहां पाकिस्तान के हर हिंदुओं पे अत्याचार पे हम ब्रेकिंग न्यूज करते हैं, दिनों तक डिबेट डिस्कशन होती है सारी टीवी चैनल्स पे, हम बांग्लादेश के मामले में चुप क्यों थे। अभी दूसरा जो हिस्सा है डॉक्टर साहब, आपका जो प्रश्न है कि हमारे क्या ऑप्शंस हैं या हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जहां तक डिप्लोमेटिक बात है, कूटनीतिक बात है, हमारी केंद्रीय सरकार सक्षम है, सार्थक है, वो सारे कदम उठा रही है। कल ही हमारे विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि ये चीजें होनी चाहिए, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम सैनिक तरीके से बात करें तो आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं बनस्पत 1971 की। 1971 में हमें सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़ना था, हमें रूस का अटूट साथ था। हमने उस वक्त युद्ध किया जब बर्फ थी, जिसकी वजह से चीन अगर चाहता भी तो अपने सेना को नहीं दे सकता था पाकिस्तान की मदद के लिए। लेकिन आज की तारीख में ये पूरी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सबसे बड़ा जो हुआ है कि पाकिस्तान चीन की अटूट दोस्ती, उसके बाद पाकिस्तान और चीन का जो बांग्लादेश में पूरा हस्तक्षेप है, और सबसे बड़ी चीज डॉक्टर साहब, आज रूस हमारा उतना गहरा मित्र नहीं है जितना 1971 में था। तो आज की तारीख में सैनिक कार्रवाई करना मुश्किल है, उतना इजी नहीं है जितना 1971 में था। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, जनरल एमएम नरावने जो कि 28वें सेना अध्यक्ष हैं, भारतीय सेना के 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने पिछले साल 7 अगस्त 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत खड़ी कर सकती है। और अगर हम इस 2 फ्रंट वॉर में बांग्लादेश को भी अब जोड़ लें, क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश जा रहा है वो बिल्कुल हमारे दुश्मन देश की तरह हस्तक्षेप कर रहा है, ये 3 फ्रंट वॉर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत तो कठिन समय है हमारे लिए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी साहब। लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमानों को लेकर अगर कोई बात होती है तो बड़ी चिंता व्यक्त की जाती है, पर भारत का मुसलमान बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। जाने माने इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अतीकुर रहमान साहब, ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इस पर आपकी दृष्टि?
इस्कॉन एक आतंकी संगठन है, यह बताने की चेष्टा की गई है अटॉर्नी जनरल और बांग्लादेश के द्वारा अदालत में। हो सकता है हम कार्यक्रम कर रहे हैं तब तक में ही या एक दो दिन में इस्कॉन को एक कट्टरपंथी संगठन बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया जाए। आपकी प्रतिक्रिया? वहां पे हो रही मारकाट, वहां पर हिंदुओं पर हो रहे जुल्म, ये दृष्टि से देख रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा था सोधी साहब को भी, विनोद बंसल जी को भी, और इससे पहले भी मैं कई बार इस चीज को कह चुका हूं बांग्लादेश के मामले पर कि अगर ये बांग्लादेश में जो कट्टरता उभर रही है इसको रोका नहीं गया तो एक दूसरा पाकिस्तान हमारे पड़ोस में हमको झेलना पड़ेगा, जो हिंदुस्तान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और ये दुख की बात है, सोधी साहब ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि अभी पता चला है, इंटरनल इनको जानकारी थी कि वहां के माइनॉरिटीज को, हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम तो अब तक के यही समझते थे डॉक्टर साहब कि हमारी सरकार सीएए जो लाई है, और मैंने आपसे कहा था कि सीएए में जो हमारे प्रताड़ित हिंदू भाइयों को लाने का क्लॉज है उसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन नहीं था। तो आज की तारीख में क्यों हम अपने बॉर्डर्स को सील करके बैठे हैं? कितना मुश्किल है भारत सरकार के लिए कि सीएए के तहत तमाम हमारे हिंदू भाइयों को तुरंत यहां पर बॉर्डर एरियाज में उनको बसाने का इंतजाम करे। मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं नहीं समझता हूं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। मेरी जो हैसियत है, मैंने वो दिल की मेरी व्याथा आपको बयान की। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू यह है डॉक्टर साहब कि मैंने विनोद बंसल जी को सुना और मुझे इतना अच्छा लगा, शायद पहली बार ये होगा हमारी लाइफ में कि मैं विनोद बंसल जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। सिर्फ एक और बात अगर अपने स्टेटमेंट में ये थोड़ा सा सुधार कर लें, जब तक कि आप मुसलमानों को जिहादी बुलाते रहोगे, विनोद बंसल जी, बहुत बड़े बड़े जो समस्या होती है ना, उनको भी कभी कभार अच्छी बातों से, मीठी बातों से आप हल कर सकते हैं। अगर आप ये जिहादी मुसलमानों को एक उसमें खड़े करके बोलना बंद कर दें तो बहुत सारी हमारे देश की भी समस्याएं और हमारे पड़ोसी देश की भी समस्याएं हम हल कर सकते हैं। अधिकृत अमन, ये तो सब ठीक है, पर मोहम्मद यूनुस की जो छवि थी एक बड़े अर्थशास्त्री की थी। उनको दुनिया में जो पहचान मिली थी वो वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने की उनकी कोशिशों के संदर्भ में दी गई थी। जो महिलाओं के स्व सहायता समूह उन्होंने बनाए थे उसके लिए उन्हें जाना गया था। मोहम्मद यूनुस सरकार के रहते हुए वहां के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा व्यवहार, इस पर कोई दृष्टि आपकी है? इस पर आपकी कोई टिप्पणी है? क्यों हो रहा है ये सब? डॉक्टर साहब, एज ए रिसर्चर ऑन पॉलिटिकल साइंस, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि क्योंकि एक कू आया, एक तरह का रेवोल्यूशन बांग्लादेश में आया, और वो रेवोल्यूशन की उपज ये हुई कि हमने एक नोबेल लॉरियट को पूरा इंतजाम संभालने दे दिया। एज ए रिसर्चर ऑन पॉलिटिकल साइंस मैं आपको बता सकता हूं कि क्राइसिस के दौरान नोबेल लॉरियट का काम नहीं होता है, बल्कि एक आयरन फिस्ट की जरूरत होती है। एक ऐसा सोल्जर वहां पर कायम होना चाहिए था जो सबको मार मार कर ठीक कर दे। नॉर्मल हालात के अंदर मैं समझ सकता था कि मोहम्मद यूनुस साहब शायद कुछ अच्छा कर देते, लेकिन दिस इज नॉट हिज कप ऑफ टी। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उनको क्या। रहमान साहब का कहना है कि कठिन समयों में गलत आदमी को गलत जगह पर बिठा दिया गया है। विनोद बंसल जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो निस्संदेह बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी आज पहली बार इनकी बात से सहमत हो रहा हूं कि भाई ये बात सच्चाई है कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया। मुझे नहीं लगता कि किसने डिसीजन लिया, ये भी नहीं पता अभी तक तो, क्योंकि कोई प्रजातंत्र वहां पे है नहीं, जुडिशरी को कोई पावर है नहीं, मिलिट्री सब कुछ जो कुछ कर रही है वो कर रही है। बल्कि मैं कहता हूं मिलिट्री से ज्यादा जो काम कर रहे हैं वो जो नहीं कहना चाहते थे उनको मैं कह रहा हूं कि इस्लामिक जिहादी और कट्टरपंथी संगठन कर रहे हैं, वहां पर कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं।
जी। अब आप इसको जिहादी कहना बंद करें, जिहादी कहना शुरू करें, वो अलग बात है, लेकिन ये जिहाद के लिए हो रहा है, ये तो सबको सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कभी अंडर द सीए कानून, आज पहली बार इन्होंने जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अप्रिशिएट करते हुए कहा है कि उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का फायदा उठाते हुए उनको लाया जाए। जी। तो मैं कहना चाहता हूं, ये विद्वान आपके पैनलिस्ट हैं, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डजंट अप्लाई टू दिस केस। देखिए हिमांशु जी, आपको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ उन्हीं जो अपने शरणार्थियों के लिए लागू होता है जो दिसंबर 2014 तक भारत के अंदर आ चुके थे। उसके बाद वाले को तो अप्लाई नहीं होता कोई भी। नहीं, लेकिन बंधु साहब, होता नहीं होता ये तो सरकार का फैसला है। बांग्लादेश में जिस प्रकार की परिस्थितियों से हिंदू समाज गुजर रहा है, क्या विश्व हिंदू परिषद इस नजरिए से इत्तेफाक रखती है कि अगर वहां पर हालात नहीं सुधरते हैं तो उन हिंदुओं को भारत में आश्रय मिलना चाहिए और भारत सरकार को उन्हें यहां बसाने के संदर्भ में कोई पहल करनी चाहिए? हिमांशु जी, मैं एक बात दूसरी कह रहा हूं। हमारा मंतव्य यह है कि हम अपनी मातृभूमि को छोड़ करके क्यों भागें? क्या भारत ही एकमात्र विकल्प है? मैं कहता हूं बांग्लादेश के अंदर ही इस तरह की स्थिति परिस्थितियां क्यों नहीं निर्माण हो, हम भगोड़े की तरह क्यों भागेंगे? मैं कहता हूं हिंदू समाज को पलायन नहीं, पराक्रम की आवश्यकता है। और ये जो है ना, ये और तो ये पराक्रम की उम्मीद आपकी किससे है? जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनसे आपका पराक्रम का आह्वान है, या भारत में जो सनातन धर्म को संरक्षित करने वाली मजबूत सरकार है उससे पराक्रम का आह्वान विनोद बंसल जी इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं? हिमांशु जी, मैं तीसरी बात और कह रहा हूं इसमें, ये दोनों तो है ही है। मैं कहता हूं तीसरी बात और भी है कि अगर छोटा सा काम, अगर अतीकुर रहमान जैसी जो अपने विद्वान पैनलिस्ट हैं, अगर इस्लामिक जो संगठन है भारत के, अगर उनकी तरफ से कम से कम एक स्टेटमेंट ही जारी करवा दें कि ये जो है ये घटना निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए, और ये जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम के विरुद्ध है, ये इस्लाम का इससे कोई वास्ता नहीं। मैं कहता हूं देखिए, जमीयत उलेमा हिंद के वर्ल्ड ओवर इनके ब्रांचेस हैं, दारुल उलूम देवबंद के वर्ल्ड ओवर जो है इनके मदरसे हैं। आप देखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। क्यों भाई? क्या जब गाजा पर बाजा बजाना आपको आता है? आप जब नसरुल्लाह मारा जाता है हिजबुल्लाह का, तो उसके बाद में सब लोग सड़कों पर आ जाते हैं, और अगर कोई मान लो हमारे देश की बेटी वो तथ्यात्मक रूप से कोई बात कहती है और उसको अगर मान लो अपने वो जो रिलीजियस टेक्स्ट का हवाला देती है, कुछ बोलती है, तो सर तन से जुदा की गैंग खड़ी हो जाती है। लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का उत्पीड़न होता है, जब पाकिस्तान के अंदर मारे जाते हैं, और बांग्लादेश के अंदर तो पूरा उनको जेनोसाइड करने की कोशिश हो रही है, और हमारे रिलीजियस न सिर्फ टेक्स्ट और धार्मिक संस्थाएं बल्कि हमारे संतों को भी आप देखिए आतंकवादी साबित करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे केस में भारत के मुसलमानों का मौन रहना, भारत के मुस्लिम संगठनों का और भारत के विपक्ष का मौन रहना, ये भी बहुत गंभीर खतरे की घंटी दे रहा है। अच्छा बंसल, आपके सवाल का उत्तर मैं कार्यक्रम के अंत में ले लूंगा अतीकुर रहमान साहब से, पर उससे पहले आपसे जानना चाहता हूं, जिसका उत्तर आपने नहीं दिया मुझे, कि आप पराक्रम की अपेक्षा किससे कर रहे हैं? बांग्लादेश में रह रहे उन हिंदुओं से जिनको मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, प्रदर्शन से रोका जा रहा है, लूटा जा रहा है, उनसे है, या भारत सरकार से भी आपकी पराक्रम की कोई उम्मीद है? देखिए, न सिर्फ वहां का हिंदू या भारत की सरकार, वर्ल्ड कम्युनिटी को भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा। ये तो पलायन वाली मानसिकता से तो हमें निकलना ही पड़ेगा, डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। आज अगर अतीकुर रहमान जी के साथ कुछ होता है तो क्या इनको ये कहा जाएगा नहीं तुम पाकिस्तान चले जाओ? नहीं, अगर इस देश के अंदर जन्मे हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो इनकी सुरक्षा करना भी मेरा धर्म है और आपका धर्म है। तो ये तो नहीं कभी जब कोई मार रहा है तो इसका मतलब इनको भगा दो। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके कानून के तहत सजा दीजिए ना, वो समझ में आता है। लेकिन कट्टरपंथियों की तरह आप जो उसके ऊपर हमला करके उनको मारना पीटना और उनको सब कुछ बर्बाद कर देना, ये तो ठीक नहीं है ना जी। ये तो ठीक नहीं है, पर विनोद बंसल जी उत्तर पे तो पहुंचना पड़ेगा भाई। या तो वहां पर उतरिए, वहां पर उनको बचा लीजिए, या वहां से उनको बचा के निकाल लीजिए, या तीसरा विकल्प है नहीं हम चाहते हैं कि आप बचें, नहीं हम चाहते हैं आप सुरक्षित रहें। इतने बयान से ही अपना काम चला रहे विनोद जी, किसी एक नतीजे पे तो पहुंचिए। या तो वहां जाके बचा दीजिए या वहां से बचाकर निकाल लीजिए, कोई तो एक काम करेंगे ना।
नहीं हिमांशु जी, हमें बिल्कुल आशा है कि वहीं पर जो है ना उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। हमें सबको इकट्ठा होकर के इस बारे में प्रयास करने इस बारे में प्रयास करना चाहिए। विनोद बंसल जी का मानना है कि भारत में लाने की जरूरत नहीं है, हालात ऐसे बनाए जाएं कि वहीं पर उनके लिए सुरक्षापूर्ण वातावरण बन सके। पर अतीकुर रहमान साहब से उन्होंने अपेक्षा की है, निंदा होनी चाहिए ऐसे हमलों की, उनकी सुरक्षा के संदर्भ में आह्वान होना चाहिए और यह आह्वान भारत के मुस्लिम संगठनों के द्वारा होना चाहिए। अतीकुर रहमान साहब कुछ कहना चाहेंगे विनोद बंसल जी के माध्यम से इस कार्यक्रम के दर्शकों को? जी, अच्छी बात है विनोद बंसल जी कि आपने कहा कि भाई मुस्लिम संगठन इसका ऐलान कर दे कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के साथ में हो रहा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप तमाम जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं मैं उनसे विनती करूंगा और कल आपके सामने सबका स्टेटमेंट पहुंच जाएगा। क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि इसके बाद में किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को आप जिहादी नहीं बुलाएंगे? जमात इस्लामी को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, या जितने भी इस तरह के संगठन काम कर रहे हैं, किसको आपने छोड़ा है ये कहने में आपने कि भाई वो जिहादी संगठन नहीं है? जिसने डॉक्टर साहब सिर्फ वोट देने की बात की कांग्रेस को, तो उन पे इल्जाम लगाया गया कि देखिए ये जिहादी कांग्रेस को वोट डालने जा रहे हैं, इनको बीजेपी को वोट डालने जा। अलबत्ता एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए कि जहां पर मैं इनको थोड़ा सा एक्सपोज करना चाहूंगा आपकी इजाजत से विनोद बंसल जी। आपने कहा कि बांग्लादेश के लोगों को अपना घर छोड़कर भारत में हम क्यों बुला ले, वो उनका घर है, वहीं पर उनकी सुरक्षा होना चाहिए। डॉक्टर साहब यही तर्क हमने दिया था पैलेस्टीनियंस और गाजा के मामले में विनोद बंसल जी को कि क्यों टर्की ले ले उनको अपने अंदर, क्यों दूसरा कोई अरब ममालिक ले ले उनको अपने अंदर, वो अपने घर से बेघर क्यों हो जाए? आपने दिया इजराइल का साथ और आपने कहा कि इजराइल सही कर रहा है और उनको टर्की चले जाना चाहिए। देख रहे कितना आपने अपनी खड्डे में आप गिरने को तैयार बैठे हैं आज विनोद बंसल जी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो तर्क होता है ना विनोद बंसल जी, वो दूसरे के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और, ऐसा नहीं होना। अच्छा अतीकुर रहमान साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि मैं ये बयान कल जारी करा दूंगा, पर आपने उसमें शर्त लगा दी कि विनोद बंसल जी उसके बाद हमें जिहादी नहीं कहेंगे। मतलब विनोद बंसल जिहादी नहीं कहेंगे तो ही आप इन हमलों को गलत ठहराएंगे, या विनोद बंसल भले ही जिहादी बताएं, उनका संगठन जो भी सवाल उठाए, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अतीकुर रहमान साहब को नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी बनती है इस देश के तमाम मुस्लिम संगठनों की कि वो बांग्लादेश में निर्दोषों पर हो रहे, विशेषकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मुखर आवाज उठाएं, अपनी असहमति व्यक्त करें और इस्लाम के सिद्धांतों के तहत आचरण के लिए वहां की जनता से आह्वान करें? या आपको विनोद बंसल जी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? यह सर्टिफिकेट जब तक जारी नहीं होगा तब तक मैं न दूंगा ऐसा बयान। डॉक्टर साहब, मैंने तो एक सिर्फ तुर्रा फेंका था ये बयान करने के लिए कि विनोद बंसल जी जो आज तक के इल्जाम लगाते आए हैं जिहादियों का हमारे संगठनों पे, कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके लिए वेट करेंगे और अब तक के स्टेटमेंट इशू नहीं किया होगा? और मेरी तो डॉक्टर साहब हैसियत भी नहीं है कि मैं जमात इस्लामी को जाकर कहूं कि मैं स्टेटमेंट इशू कर दे। सवाल ये है, देखिए डॉक्टर साहब, सीरियसली स्पीकिंग विनोद बंसल जी का ये मानना ही गलत है कि मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी जैसे कट्टर लोग सत्ता में आए। आपने कैसे मान लिया ये? मेरा समय समाप्त हो रहा है। मुझे लगता है इस चर्चा को और विस्तार से करने की मुझे जरूरत थी। कोशिश करूंगा कि आगे मैं इस पर और विस्तार से बात कर पाऊं, लेकिन एक दिशा ये आई है कि कुल मिलाकर कम से कम भारत से एक स्वर उभरना चाहिए जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसकी असहमति के खिलाफ। इंसान होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है और केवल ये भारत की नहीं, दुनिया भर से ये आवाज आनी चाहिए कि बांग्लादेश में तथाकथित तौर पर जो सरकार अस्तित्व में आई हुई है वो सरकार अपनी जिम्मेदारी को पहचाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, विशेषकर हिंदुओं के संदर्भ में। और इस्कॉन के प्रभु चिन्मय जी को तुरंत रिहा किया जाए। एक शांतिपूर्ण सभा का आह्वान राजद्रोह कैसे हो सकता है
ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है, इसका उत्तर आना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस नाजुक विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर बांग्लादेश के हालात और वहां के तमाम हिंदुओं पर दर्ज हो रहे मुकदमों के संदर्भ में कुछ यूं है कि कच्चे मकान जिनके जले थे फसाद में, कि कच्चे मकान जिनके जले थे फसाद में, अफसोस उनका नाम ही बलवाइयों में था। नईम जजवी ने क्या कमाल की बात कही थी। उम्मीद है कि यह शेर कहीं ना कहीं बांग्लादेश की हुकूमत के जहन में जाएगा और कुछ ना कुछ नतीजा सामने आएगा। मुझे दीजिए, तब बड़ा।